Now, for fifth question, we have evaluate impact of social media communication by by stating its merits and demerits. तो हमसे पूछा क्या जा रहा है मेन क्वेश्चन में सोशल मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या इम्पैक्ट वो हमारी लाइफ्स में डालता है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली बात आती है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया होता क्या है? सोशल मीडिया आजकल के टाइम पे जैसे हम सोशल मीडिया में चीज़ें करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, एक-दूसरे के साथ बात करते हैं, कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, दैट इज़ बेसिकली द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में यू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, इफ आई से फिफ्थ का ए पार्ट है ये, वेयर वी एक्सचेंज सम इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है आप कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हो सकता है आप कोई पोस्ट कर रहे हो, कुछ लिख के डाल रहे हो, कुछ स्टोरी पोस्ट कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके की हो सकती है। तो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन ब्रॉडली रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन विथ, आप इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी चीज़ कब एक्सप्लेन करते हो, कब शेयर करते हो, व्हेन यू हैव आइडियाज़ अबाउट दैट कि ये चीज़ ऐसी होगी, ये चीज़ ऐसी होगी, और यू हैव मैसेजेस यू शेयर मैसेजेस टू ईच अदर। अगर आपको कोई चीज़ पब्लिकली नहीं दिखानी, सब लोगों को उस चीज़ के बारे में नहीं बताना, तो आप उसकी वीडियो नहीं पोस्ट करोगे, उसकी स्टोरी नहीं पोस्ट करोगे। यू डू मैसेजेस, पर्सनली यू डू मैसेजेस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मैसेजेस यू कैन डू थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब ये जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत सारे हैं। कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वी हैव, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं फॉर नोट्स एंड स्टडी मटेरियल, वी यूज़ टेलीग्राम, देन वी हैव व्हाट्सएप, देन वी हैव इंस्टाग्राम, ट्विटर। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे आप अपने साथ अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन को एनहांस कर सकते हो। अब वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सोशल मीडिया में जो आई है, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर इंटरैक्टिंग। यू यूज़ इट फॉर इंटरैक्टिंग, एक दूसरे से बात करना, इंटरैक्ट करना, उसके लिए आप यूज़ करते हो ताकि कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए और मोर असेसिबल रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस कम्युनिकेशन को असेस कर पाओ, जल्दी से आप बात कर पाओ। नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड अस फॉर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। उसके लिए आई विल प्रेफर कि मैं आपको यहाँ पे एक साइड पे मेरिट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ और एक साइड पे डीमेरिट्स। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा ही है जब हमें छोटी क्लासेस में पूछा जाता था कि इंटरनेट के मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ, इंटरनेट क्या होता है, फ़ोन क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही आज हमें सोशल मीडिया के बारे में पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन क्या है, उसके मेरिट्स क्या हैं और उसके डीमेरिट्स क्या हैं। तो मेरिट्स में आप सबसे पहले लिख सकते हो फास्ट कम्युनिकेशन। जो सोशल मीडिया है ये एक ऐसा मोड है जिसमें आप फास्ट कम्युनिकेशन करते हो, एक दूसरे को फटाफट से मैसेजेस करते हो। आप जितनी मर्जी दूर बैठे हो, एक मैसेज किया और दूसरे इंसान को उसी टाइम रिप्लाई आ जाता है। नेक्स्ट, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होगा? सेम, आपको इतनी दूर ना तो आपको कोई लेटर भेजना है, ना आपको फ़ोन कॉल करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक मैसेज डालना है और अगले इंसान को पता लग जाएगा कि आप उसको याद कर रहे हो और यू वांट टू टॉक टू देम। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल कनेक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। ग्लोबल कनेक्टिविटी, आज आप कहीं पे भी बैठ के दूसरे देश, दूसरे शहर, अलग अलग जगह पे कनेक्ट कर सकते हो, अलग अलग जगह की स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग, बिजनेस प्रमोट, वो सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो बिकॉज इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने ग्लोबल पूरा कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट वी कैन से अवेयरनेस एंड लर्निंग। अवेयरनेस एंड लर्निंग, कुछ चीज़ें होंगी जो हमें नहीं आती, कुछ चीज़ें जो अलग हैं हमारी नॉलेज से, कुछ अलग देश की बातें। हम जब कम्युनिकेट करते हैं ग्लोबली तो हमें अलग अलग नई नई चीज़ें पता लगती हैं, अच्छा उस देश में ऐसा होता है। सो वी गेट अवेयर एंड वी लर्न न्यू थिंग्स, दैट इज़ द मेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। देन वी हैव डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में यू कैन से मिस इंफॉर्मेशन, मिस
मिशन। अब यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कोई गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी। हो सकता है कोई बोल रहा है इंडिया में तो ये हो गया, वो हो गया, जबकि असली में इंडिया में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। वो सिर्फ मिसकम्युनिकेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव प्राइवेसी रिस्क। ये आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है इन आवर एनवायरनमेंट। प्राइवेसी रिस्क होता क्या है, हम सोशल मीडिया पे कुछ भी करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, लोग हैक कर लेते हैं किसी की आईडीज, कोई आपकी इंफॉर्मेशन हैक कर लेता है, कुछ लीक कर लेता है, आपकी फोटोज लीक हो जाती हैं, आपकी फोटोज के ऊपर आपके फेसेस लगा के कुछ इनअप्रोप्रिएट बना देते हैं। सो इट इज़ द मेन प्रॉब्लम, प्राइवेसी रिस्क। आपका बैंकिंग डाटा, आपका मनी, ये सब चीज़ें आपकी चोरी हो सकती हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वी हैव एडिक्शन। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज़ डेंजरस, बट एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया इज़ फार मोर डेंजरस। उसका रीज़न क्या है, क्यों डेंजरस है? क्योंकि आप एडिक्ट हो गए हो, आपको थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो चीज़ चेक करने की आदत पड़ गई है। अब कुछ लोग अगर 4 दिन इंस्टाग्राम ना चलाएँ, उनका दिन हो जाता है, ओह माय गॉड! हम तो कुछ अपडेटेड ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सो इट इज़ द बिगेस्ट एडिक्शन एंड एडिक्शन इज़ अ बिग प्रॉब्लम नाउ-अ-डेज़। नेक्स्ट वी हैव साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग ये बहुत बड़ी चीज़ है, लोग इससे बाहर नहीं आ पाते, इससे आपको बुरा लगता है, यू फील हरास्ड, आपको ऐसा लगता है लोग मुझे हरास कर रहे हैं। ये कब होता है? इफ़ यू आर नॉट परफेक्ट, आप किसी भी तरीके के दिख रहे हो, लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। दे वर लाइक कि नहीं, हम इसको कुछ बुरा बोल देते हैं, कमेंट्स में कुछ बुरा लिखेंगे, यू लुक दिस, यू लुक दैट, यू आर अगली, और लोग उस चीज़ को ओवरथिंक करके अपनी मेंटल हेल्थ खराब करते हैं। So cyberbullying is the biggest problem nowadays people are facing. Next up, we have B part for this question. In B part, they are saying courtesy in the workplace is not just about formal smiles or following strict rules. It is about showing genuine respect to others. ये एक स्टेटमेंट है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि कर्टिसी होती क्या है। कर्टिसी हमारी वर्क प्लेस में सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को झूठी फॉर्मल स्माइल दिखा रहे हैं, ही ऐसे करके लोगों को देख के आप हंस रहे हो। दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग। इसके लिए हमारे पास स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना भी कर्टेसी नहीं माना जाता। कर्टेसी होता है जेन्युइन रिस्पेक्ट शो करना अगले बंदे को, और आप किसी को जेन्युइन रिस्पेक्ट तभी शो कर पाओगे अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में हो, अगर आपको लगता है कि वो इंसान भी आपकी तरफ थोड़ा हाथ बढ़ा रहा है, तो आप अच्छे से कर्टेसी शो कर पाओगे। और आपको जब भी किसी को रिस्पेक्ट देना है तो ऊपर ऊपर से फेक स्माइल वाली रिस्पेक्ट नहीं देनी। यू शुड बी जेन्युइन इनफ टू रिस्पेक्ट समवन। नाउ ये स्टेटमेंट हमने समझ ली, स्टेटमेंट क्या कह रही है जेन्युइन चीज़ों के बारे में। नाउ वी हैव टू पार्ट्स, टू क्वेश्चंस फॉर दैट। फर्स्ट वन इज व्हाई प्रैक्टिसिंग जेन्युइन courtesy is important in professional interactions। प्रैक्टिसिंग जेन्युइन कर्टेसी, क्यों आपको जब जेन्युइन कर्टेसी प्रैक्टिस करनी है वो इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशनल इंटरेक्शंस में, क्यों इम्पॉर्टेंट है? लेट्स डिस्कस क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले, सेम जैसे हम पहले बात कर रहे थे, वी विल टॉक अबाउट कर्टेसी। कर्टेसी होती क्या है? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, दैट इज कर्टेसी। कर्टेसी होती क्या है? जब भी आप वर्ड सुनते हो कर्टेसी तो आपके माइंड में आता है कर्टेसी मीन्स टू sympathize, to give some respect, to do things for people। जो भी आपके क्लाइंट्स हैं किसी फर्म में, और योर सुपीरियर्स, जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे बड़ी पोस्ट पे हैं, और क्लाइंट्स हैं, इनको आप हमेशा कर्टेसी से, जेन्युइननेस से बात करते हो। एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, यू हैव टू गिव genuine respect to them, you have to show some kindness to them, कि we are kind towards you, and you have to reflect a positive attitude। आपको उनको positive attitude दिखाना है कि yeah, we are happy to cooperate with you, we are happy to listen your things, ताकि आप उनको अपने confidence में ले लो and उनको लगे कि ये इंसान genuinely हमसे connect करना चाहता है। ये सब चीज़ें बहुत important है for a professional interaction।
जब आपको प्रोफ़ेशनल इंटरेक्शन करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। नाउ वी बिलीव इन कि इम्पोर्टेंस क्या है इन चीज़ों की, क्यों इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन था। तो इम्पोर्टेंस में वी कैन राइट सम पॉइंटर्स। जैसे पहले पॉइंटर में यू कैन से इट एनहांसेस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जितना आप काम करते हो वो एनहांस कर सकती है, बिकॉज़ जब आप किसी से अच्छे से इंटरैक्ट करते हो तो आप पॉजिटिवनेस से खुद भी भर जाते हो। तो जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाओगे अच्छे से अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। जब आप किसी के साथ रिलेशंस बनाओगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी। यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड कि उनका कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और आप अपना कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे, जिससे दोनों साइड आपको बात करना ईज़ी हो जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगी। ऑल्सो, अगर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए भी आपको अपने सुपीरियर्स से अच्छे से बात करनी पड़ेगी। सो इट प्रमोट्स अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। जो कर्टेसी होती है उससे वर्क एनवायरनमेंट और ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। Also, we can say that it builds strong relationships. Strong relationships में यहाँ पे आपको क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आप कम्युनिकेट अच्छे से करोगे, एक इंसान दूसरे इंसान की बात सुनेगा, तो यू कैन बिल्ड वेरियस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, और उनको ऐसे ही हम आगे बनाकर रख सकते हैं। इट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर योर कर्टेसी काइंड ऑफ थिंग, और अपनी चीज़ों को समझने के लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि सेकंड जो हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का, बी पार्ट का, इट इज एक्सप्लेन द टूल्स ऑफ कर्टेसी एट वर्क प्लेस। अब यहाँ टूल्स ऑफ कर्टेसी से मतलब ये नहीं है कि टूल्स औजार वाले टूल्स नहीं, कौन सी चीजें आप ध्यान में रख सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग वर्क प्लेस कर्टेसी, उनको यहाँ पे टूल्स बोला गया है, उनसे रेफर किया गया है। So if I talk about the tools of courtesy, let's talk about the second part of the thing. टूल्स ऑफ कर्टेसी, इनके बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो ये कैसे आपको हेल्प करेंगे ये देखना है हमें। तो टूल्स ऑफ कर्टेसी में वी कैन से पहला टूल जो हमारा है दैट इज पोलाइट लैंग्वेज। कभी भी ऐसी लैंग्वेज मत यूज करो जिससे दूसरे को हर्ट फील हो, दूसरे को लगे कि ये तो मुझे अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, ये इंसान तो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमेशा इंसान को एक पोलाइट लैंग्वेज के साथ बोलो। बेशक आपको कोई गलत भी बताने कि नहीं ये आपका पर्सपेक्टिव गलत है, उसके बाद भी आपको पोलाइट लैंग्वेज में ही बोलना चाहिए कि नो आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस और आई मिसअंडरस्टूड दैट। ये चीज़ें आपको हमेशा पोलाइट लैंग्वेज में बोलनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लिसनिंग, सॉरी। जब हम बात कर रहे हैं, कोई इंसान बात कर रहा है, तो अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे, आप उसका पर्सपेक्टिव समझ पाओगे। तो हमेशा आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। यू शुड एक्टिवली लिसन टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू पीपल आर सेइंग टू यू। नेक्स्ट, यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। कभी भी आपको ये नहीं दिखाना कि यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझसे तो ये काम ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लेक्चर दे रही हूँ, अब मैं आपको इस एटीट्यूड में पढ़ाऊँ, हाँ बच्चों ये कर लो, नो आई डोंट नो दिस थिंग, तो आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए आपकी एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आप बच्चों को मोरल को बूस्ट करो। मैं आपको समझा रही हूँ पॉइंटर्स, मैं आपको बीच-बीच में बोलती भी हूँ कि आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिखो, हम उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ बनाएँगे, आपके डाउट सेक्शंस को क्लियर करूँगी मैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो बच्चों को बूस्ट करती हैं, मोरल बूस्ट करती हैं कि आप और इंटरेस्टिंगली पढ़ो। मैं आपको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ तो उससे आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं। तो आपका हमेशा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए टुवर्ड्स द वर्क। आप अच्छे से आई कॉन्टैक्ट बना के चलो, आप अपना काम अच्छा करो और चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करो। नेक्स्ट वी कैन से द मेन पॉइंट जो होना चाहिए दैट इज एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट।
आपका हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए अपने वर्क कल्चर में, आपके वर्क ऑर्गेनाइजेशन में। यू शुड ऑलवेज शो सम रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पीपल और एम्पैथी होनी चाहिए। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो गया है, कोई बीमार है, तो आप उसके साथ एम्पैथाइज़ करो ताकि हमारी जो सोशल नीड्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो पाएँ। Next up, for the C part, we have a question. What is the email policy of Government of India 2024? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो इसके लिए यू शुड नो ईमेल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2024 की कौन सी थी, क्या मेन प्रोविजंस थी उसके अंदर, और ईमेल यूजेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे आगे यूज़फुल हुई, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। और उन चीज़ों के बारे में यू शुड नो द वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ईमेल पॉलिसी की। ये हमारा फिफ्थ का सी पार्ट है। ईमेल पॉलिसी होती क्या है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप ईमेल में क्या अटैच कर सकते हो, क्या नहीं अटैच कर सकते, क्या चीज़ें अप्रोप्रिएट हैं, क्या चीज़ें अप्रोप्रिएट नहीं है, वो सब चीज़ें ईमेल पॉलिसी में डिस्कस होती हैं। ईमेल पॉलिसी के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और हमें हमेशा इस तरीके से एक ईमेल पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो हमारे लिए सेफ रहे और हम सेफली एफिशिएंट वे से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो सबसे अब हमें इतना पता लग गया कि क्या होती है ईमेल पॉलिसी, क्या उसके मेन गोल होते हैं। अब हम इसके मेन प्रोविजंस देखते हैं। व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ ईमेल पॉलिसी 2024? उसके मेन प्रोविजंस में क्या-क्या था? तो उसके मेन प्रोविजंस में हमारे पास कौन सी चीज़ें थी? A part या first point we have mandatory mandatory official email use. तो ये सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में पूछी हैं, तो प्रोविज़न्स में मैं आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में ही बता रही हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कोई भी ईमेल करनी है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ईमेल करनी है, प्राइवेट ईमेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। प्राइवेट ईमेल्स प्राइवेट इंसान की हो जाती हैं कि वो गवर्नमेंट से कुछ लिंकेज नहीं है। बट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग अ गवर्नमेंट, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उसके लिए यू शुड ऑलवेज़ यूज़ अ मैंडेटरी ऑफिशियल ईमेल थिंग, एंड उसी के साथ आप चीज़ें कर पाओगे। नेक्स्ट अप वी हैव रोल बेस्ड ईमेल आईडीज़। सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास रोल बेस्ड ईमेल आईडीज़ होनी चाहिए। क्या होती हैं रोल बेस्ड ईमेल आईडीज़? रोल बेस्ड ईमेल आईडीज़ हैव कि ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो आपके डिपार्टमेंट, आपकी डेज़िग्नेशन के साथ लिंक्ड हो। आपका जो डिपार्टमेंट है वो उसमें पता लग सके कि कौन से डिपार्टमेंट से ये ईमेल आई है और इसका क्या पर्पस है। आफ्टर दैट वी कैन से कि गवर्नमेंट वाली जो पॉलिसीज़ हैं उसमें मेन प्रोविज़न में वी हैव रिस्ट्रिक्टेड यूसेज। रिस्ट्रिक्टेड यूसेज। रिस्ट्रिक्टेड यूसेज का मतलब क्या है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट काम के लिए ही अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड है। आफ्टर दैट प्राइवेट चीज़ों के लिए यू कांट यूज़ दीज गवर्नमेंट ईमेल्स। नेक्स्ट वी हैव सिक्योरिटी मेजर्स। सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी बात है जो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, इसीलिए हमेशा डाटा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो भी फाइल्स आप भेज रहे हो उनको आप इनक्रिप्ट करके भेजो ताकि लोग वहाँ जाके डिक्रिप्ट कर पाएँ। उसके अलावा आप सिक्योरिटी बेसिस के हिसाब से चीज़ों को, डाटा को प्रोटेक्ट करके भेजो ताकि डाटा आपका लीक ना हो सके। तो जब गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं तो होता क्या है, ट्रांसपेरेंसी लीड होती है, लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें कर पाते हैं, साइबर सिक्योरिटी बढ़ती है और चीज़ों को साइबर तरीके से चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाती हैं। Now, for the sixth question, we have a question that says rearrange the following sentences in the proper sequence to form a meaningful paragraph. हमें क्या करना है, हमें rearrange करने हैं ये sentences ताकि आप proper sequence में meaningful paragraph बना पाओ और उस paragraph का कुछ मतलब हो। तो वी हैव फोर ऑप्शंस। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आई रिकमेंड यू कि पहले हम सारा कुछ पढ़ते हैं, सारी जितनी भी हमारी लाइन्स उनको रीड करते हैं, देन वी विल चेक कि कौन सा किस में अरेंज हो सकता है।
So A, we have he invited the king to see the horse collection. B, the king liked the collection and brought all the horses. C, once a rich man brought a large number of horses. D, the rich man became very famous for his horses. तो order में हमें बताना है क्या हो सकता है. तो order for this one is A part. Why? सी से शुरू करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी स्टोरी कोई पैराग्राफ शुरू होता है तो वो वन से शुरू होता है. तो पहले बात हो रही है कि एक बार किसी रिच इंसान ने घोड़े खरीद लिए. देन ही उसने क्या किया, उसने इनवाइट किया किंग को उसकी कलेक्शन देखने के लिए. किंग को घोड़े पसंद आए, उसने सारे घोड़े खरीद लिए. तो जो रिच मैन है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया कि उसने अपने सारे घोड़े बेच दिए टू किंग और फॉर हिज हॉर्सेस. क्योंकि किंग को उसकी कलेक्शन पसंद आई तो ही बिकेम वेरी फेमस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट वी हैव चूज द ऑप्शन दैट एलिमिनेट्स द रिड्यूएंसी. रिड्यूएंसी जो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा है उसको चूज करना है. तो क्वेश्चन में वी हैव द रीजन व्हाई ही वाज एब्सेंट इज बिकॉज ही वाज सिक. रीजन क्या है उसके एब्सेंट होने का कि वो बीमार था. ही वाज सिक, दैट इज द रीजन फॉर हिज एब्सेंस. सो हमारे पास यहाँ ए बी सी इतने सारे ऑप्शंस हैं. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? दैट द रीजन व्हाई ही वाज सिक, why he was absent is due to he was sick. ये ड्यू की वजह से it doesn't make a sense to the question. Then the reason he was absent is because he was sick. That can also not be an answer. C part is the correct option. He was absent because he was sick. तो वो एब्सेंट हुआ. उसका रीजन, तो रीजन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो बिकॉज लिख के ही वॉज सिक हम डाल सकते हैं. सो द आंसर इज ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज सिक. लास्ट पार्ट इज अगेन इनअप्रोप्रिएट. व्हाई ही वॉज एब्सेंट इज बिकॉज ही वॉज सिक. इट डजेंट मेक एनी सेंस. तो रिमेनिंग थ्री पार्ट्स हो गए गलत एंड एक पार्ट हो गया हमारा सही. नेक्स्ट शी विल सिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी. ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका हमें चेंज करना है वॉइस. ये एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में वो चेक करके हमें वॉइस चेंज करना है. तो ये बेसिकली एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है दैट उसने गाना गाया एट अ पार्टी एंड हमें इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में करना है. तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका बन जाएगा अ सॉन्ग विल बी sang will be sung by her at the party. कि गाना वो पार्टी में गाएगी. ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया. ये एक्टिव वॉइस था. उसने गाना गाया इन द पार्टी एंड उसको हमने फिर पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया. अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर एट द पार्टी. फोर्थ वी हैव हमें बताना है एक करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वर्ड फॉर द पर्सन फॉर अ बुक दैट इज हैंड रिटन और अ पेपर दैट इज रिटन बाय हैंड. उसको क्या बोलते हैं जो हाथ से लिखा होता है? वी हैव ऑप्शंस मेन्यूस्क्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी. क्या बोलते हैं जो हाथ से चीजें लिखी होती हैं उसको बोलते हैं मेन्यूस्क्रिप्ट रिटन बाय हैंड. Next, we have fill in the blanks with correct words. Correct words से fill in the blanks करने हैं. The government is planning to dash strict laws to dash corruption in the country. गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है? कुछ स्ट्रिक्ट लॉज लगाने की कोशिश कर रही है ताकि करप्शन कंट्री में कम हो जाए. तो इसका आंसर होगा हमारा बी. दैट इज द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस, कर रही है, इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रही है स्ट्रिक्ट लॉज को ताकि करप्शन जो है कंट्री में वो कर्ब हो जाए, मतलब कम हो जाए. Next, we have some action, normally the payment of money taken where there is no legal necessity to do so, but where some moral obligations is recognized as. इसको हम क्या बोलते हैं? जब कुछ एक्शंस हमें नॉर्मली रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ मनी लेने होते हैं लेकिन कोई लीगल नेसेसिटी नहीं होती कि ऐसा करना है, ये मोरल ऑब्लिगेशन है चीज को करना, तो इसको हम बोलते हैं एक्स ग्रेशिया. दैट इज एक्स ग्रेशिया. इसका मतलब होता है कि ये चीज हमें करनी ही है. दैट इज मोरल ऑप्शन एंड नॉट अ not something that is very obligatory. So that is ex gratia we can say.
This leads to X graciousness. Then we have B part for the same question, that is match the following terms. टर्म्स को मैच करना है कि किस टर्म का मतलब क्या होता है। तो ये आपको तभी आएगा इफ यू हैव अ गुड वोकेबलरी। अभी मैं आपको ये वाली टर्म्स तो करा देती हूँ, बट इन द एग्जाम यू कैन हैव मेनी मोर टर्म्स, तो अच्छी वोकेबलरी आप बनाना। फर्स्ट वी हैव इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू compensate some other person in the event that a loss is suffered by them for a specific cause. तो इंडेमनिटी मीन्स ऐसा कंपनसेशन जब किसी इंसान को उसके सफर लॉस की वजह से कंपनसेट करते हैं, दैट इज इंडेमनिटी। नेक्स्ट वी हैव इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जो भेजा गया है एजेंट को गुड्स बाय करने के लिए, जिसके अंदर वी हैव स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज जिनको हम प्रिक्योर कर रहे हैं और उनको एजेंट के थ्रू भिजवा रहे हैं गुड्स बाय करने के लिए। ठीक है, सो ए एंड सी इज क्लियर। थर्ड वन इज इंडेंचर। इंडेंचर क्या होता है? इंडेंचर का मतलब होता है एक ऐसी डीड जिसको हम साइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टी साइन करती हैं ताकि एक सिंगल पार्टी उसको बना पाए, उसको बोलते हैं इंडेंचर। नेक्स्ट वी हैव इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब हम सबको ज़्यादातर पता ही होगा, जब प्राइजेस राइज हो जाते हैं मार्केट में अलग अलग चीज़ों के, इट इज़ नोन एज इन्फ्लेशन। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई, मनी बहुत ज़्यादा रेट पे बढ़ गई चीज़ों की, दैट इज़ नोन एज इन्फ्लेशन। लास्ट इज इंजंक्शन एंड लास्ट पार्ट वी हैव इज डी। सो इंजंक्शन मीन्स अ कोर्ट ऑर्डर। जब एक कोर्ट जो है वो एक पर्सन को एक एक्ट करने को बोलती है किसी सर्टेन मैनर में, दिस इज बेसिकली नोन एज इंजंक्शंस। और इंजंक्शन को हम ऑफन जो है प्रिवेंट करते हैं ताकि लोग दूसरों को हार्म ना करें। तो मैच द फॉलोइंग, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कहीं पे भी डाउट्स होते हैं तो मुझसे पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में। Last question for sixth question is last part is MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन बनाने के लिए। तो हमें एलिमेंट्स बताने हैं मैनेजमेंट के इन ब्रीफ। तो क्वेश्चन किसके बारे में है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। वो बोल रहे हैं ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो डिसीजन अच्छा लेने में हेल्प करता है। उसी के बेसिस पे हमें एलिमेंट्स बताने हैं MIS के। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले सेम MIS होता क्या है? सिक्स्थ का सी पार्ट ओवर हियर वी हैव। MIS होता क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम होता है। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। नेक्स्ट, ये जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, डिसीजन मेकिंग करवाता है और ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल रखता है, कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नाउ MIS इम्पॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट्स क्या है MIS के, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इन एलिमेंट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ MIS, वी कैन से हमारा एलिमेंट है पीपल। लोग होने चाहिए MIS में टू टॉक टू एक्सप्रेस। एम्प्लॉयज होने चाहिए MIS में जो एम्प्लॉयज और मैनेजर्स मिलके चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, इंफॉर्मेशन को एनहांस करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट इज पीपल। सेकेंड एलिमेंट वी हैव डाटा और इंफॉर्मेशन। हमारे पास कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन होना चाहिए अलग अलग लोगों के बारे में, जिसमें हम लोगों को बताएं कि ये एक डाटा एक एलिमेंट है हमारे स्टेट का, दिस इज द एलिमेंट। नेक्स्ट वी हैव प्रोसीजर्स। कुछ ऐसे चीजें होनी चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, कुछ मेथड्स होने चाहिए जिसके ऊपर चीजें हो रही हैं। वो मेथड्स और प्रोसीजर्स क्लियर होने चाहिए कि आपका MIS, आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे चलेगा। फोर्थ अप यू कैन से टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए टू वर्क। टेक्नोलॉजी में यू कैन इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ऑल्सो।
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मिला के टेक्नोलॉजी बनती है जो होनी चाहिए एफिशिएंट फॉर डूइंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम काम करने के लिए। नेक्स्ट लास्ट इज आर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, एक नेटवर्क होना चाहिए, वी कैन से कम्युनिकेशन और नेटवर्क जो होना चाहिए फॉर डूइंग वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स, वो एक नेटवर्क होना चाहिए हमारे पास। अगर एमआईएस होगा उसमें सब कुछ इंटीग्रेट होगा, पीपल, डाटा, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों से हमें क्या होगा, मैनेजरियल डिसीजन हम अच्छे से ले पाएंगे, हमारे पास करेक्ट पिक्चर होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कैसे चलाना है ये चीज़ भी हमारे पास होगी। अच्छा, अब मैं आपको फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चंस जो हमारे खत्म हुए हैं, इनका मैं आपको प्रॉपर वे बता देती हूँ, इनका प्रॉपर आंसर बता देती हूँ कैसे आप लिख सकते हो। फिफ्थ हमारा सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया था, ये हमने थोड़ी सी लिखी हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। देन मेरिट्स जो मैंने आपको बताए थे, डीमेरिट्स, ठीक है, और ये हमारा एट द एंड कंक्लूजन कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन करता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उसके, कनेक्टिविटी लाता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करवाता है। और ये सारे नोट्स मैंने आपको पहले भी बताया, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे दूंगी, आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा इफ़ यू वांट तो हम कुछ गूगल ड्राइव में भी नोट्स बनाकर आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कर्टेसी वाला थिंग, कर्टेसी वर्क प्लेस थिंग, ये वाली चीज़ भी हो गई जिसमें आप अलग अलग रिलेशनशिप बना सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए थे। देन टूल्स ऑफ कर्टेसी, सिंपल बिहेवियर, थैंक यू कहना, प्लीज कहना, पोलाइट लैंग्वेज यूज करना, ये सारी चीजें हमारे टूल ऑफ कर्टेसी में आ गई। फिर ईमेल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ईमेल पॉलिसी 2024 में कैसी थी, क्या चीजें मेन प्रोविजंस थी उसकी, ये सब चीजें डिस्कस हो गई। एंड में ईमेल पॉलिसी से क्या हुआ, डिसिप्लिन आ गया, सिक्योरिटी रही, ट्रांसपेरेंसी रही। देन सी के ऑप्शंस जो हमने चेक किए, ठीक है, सी का हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के एलिमेंट्स जो कि हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं फॉर मेकिंग बेटर डिसीजंस। देन एट द एंड हम बीच में कंक्लूजन दे सकते हैं एमआईएस क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारा फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने आपको पैटर्न बता दिया, क्या क्या पैटर्न था। नाउ वी हैव सेवेंथ क्वेश्चन जिसमें भी आगे थ्री पार्ट्स हैं, विल टू टर्न बाय टर्न जैसे पहले किए हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं द मैनेजमेंट ऑफ अमूल टेक प्राइवेट लिमिटेड, कोई कंपनी है अमूल टेक प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने डिसाइड किया है टू स्टार्ट अ ग्रीन इनिशिएटिव वीक, एक ग्रीन इनिशिएटिव वीक वो स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट अवेयरनेस बना सकें, प्लांट्स लगा सकें, रिसाइकलिंग ड्राइव्स कर सकें और एनर्जी को सेव कर सकें। तो आपको क्या करना है, एज अ एचआर मैनेजर आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, बताते हुए कि ये हम इवेंट कर रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव वीक बना रहे हैं, जिसके अंदर स्पेसिफिक डेट्स बतानी है, इवेंट्स बताने हैं, एक्टिविटीज़ बतानी है और लोगों को इनकरेज करना है कि आप पार्टिसिपेट करो। सो फॉर दिस आई हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड अ नोटिस फॉर यू गाइस, जो कि नोटिस का फॉर्मेट आप देख लेना। सबसे पहले ऊपर हम कंपनी का नाम लिखते हैं, कंपनी का नाम है अमूल टेक प्राइवेट लिमिटेड, नीचे नोटिस, देन स्पेस छोड़ के डेट, स्पेस छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं ग्रीन इनिशिएटिव वीक इंटीमेशन फॉर प्रिपरेशन। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे कि क्या बात हो रही है, सारे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया जाता है कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम ग्रीन इनिशिएटिव वीक बनाएंगे और उसमें हम प्रमोट करना चाहते हैं सारी चीज़ें, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम प्रमोट करना चाहते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये शेड्यूल होगा 5th मई से लेके 10th मई तक, मंडे टू सैटरडे, एंड हमारे ऑफिस प्रीमियम में ही रहेगा। कुछ चीज़ें, सिलेक्टेड चीज़ें आउटडोर लोकेशंस पे भी हो सकती हैं। फिर नीचे हम एक लिस्ट दे देंगे कौन सी एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हैं टू डू, जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव, हम ट्री प्लांट करेंगे, रिसाइकलिंग अवेयरनेस, एनर्जी सेव करना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाना, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन एक्टिविटी करवाना कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करो उसमें। एट द एंड हम लिख देंगे सारे एम्प्लॉयज़ को स्ट्रांगली एनकरेज किया जाता है कि आप पॉजिटिवली इस चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, अपने इनिशिएटिव्स बताओ, कंट्रीब्यूट करो, एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो, और पार्टिसिपेशन से आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे, जिन जो पार्टिसिपेंट्स अच्छे से एक्टिव कंट्रीब्यूशन करेंगे उनको अवार्ड्स भी मिलेंगे।
एम्प्लॉइज़ जो विलिंग हैं कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, वो अपने नेम्स रजिस्टर करा सकते हैं इन द एचआर डिपार्टमेंट ऑन और बिफोर एक डेट स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 5th मई से मैंने लिखा हुआ है, तो हम 2nd मई इनिशिएट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट हेड्स आर रिक्वेस्टेड टू मोटिवेट देयर टीम्स टू टेक पार्ट इन लार्ज नंबर्स। फिर बता दिया कि जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपनी टीम्स को मोटिवेट करो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में पार्टिसिपेट करें इस वीकली इनिशिएटिव में। देन एंड में लिख दिया, लेट अस जॉइन हैंड्स टू मेक दिस इनिशिएटिव सक्सेसफुल एंड टेक अ स्टेप टुवर्ड्स क्लीनर ग्रीनर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। एक लाइन छोड़ के नीचे एचआर मैनेजमेंट, अपने मैनेजर अपना नाम लिख दो एंड अमूल टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से ये आ रहा है। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट अप में हमें फिर से ड्राफ्टिंग आएगा, कुछ ड्राफ्ट करना है, नोटिस बनाना है, कुछ भी करना है। तो इन चीज़ों के लिए आपका राइट अप पार्ट अच्छा होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू रिप्रेजेंट। अगर आपको आगे जाके किसी कंपनी में भी रिप्रेजेंट करना है ये सब चीज़ें, तो इसके लिए अपने अंदर पहले एक्सेल बना लो। फॉर बी पार्ट वी हैव एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसने रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया है कि उनको एक न्यू एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना है। उसके अंदर जो मैनेजमेंट है उसको रिक्वेस्ट किया गया है कि आप प्रोग्राम के ऊपर इफेक्टिवनेस दिखाओ, एम्प्लॉय फीडबैक लो, परफॉर्मेंस दिखाओ, सजेशंस लो आने वाले ट्रेनिंग सेशंस में क्या होना चाहिए। इसके लिए आपको एक बिजनेस रिपोर्ट बनानी है। बिजनेस रिपोर्ट को ड्राफ्ट करना है जो आपको क्लियरली बताए कि क्या आपने फाइंडिंग्स निकाली इसकी और क्या रिकमेंडेशन इसकी हो सकती है। तो इसके लिए बिजनेस रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लेते हैं, मैंने बना के दिया ही हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हो। जैसे एबीसी लिमिटेड रिपोर्ट ऑन इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम रिपोर्ट लिख रहे हैं कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या हुआ। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि क्या हुआ। ये एक स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिससे वर्कफोर्स की कॉम्पिटेंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। ये जो रिपोर्ट है ये आपको इफेक्टिव तरीके से प्रोग्राम्स के बारे में बताती है, फीडबैक देती है और आउटकम्स लेती है। ये हमें इम्प्रूवमेंट का एरिया बताती है। ये तो हो गई मेन इंट्रोडक्शन जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ चीज़ें बता दी। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ताकि लोगों की टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स इन्हांस हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा हो सके, एम्प्लॉयज़ अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस उस अकॉर्डिंगली दें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कंप्लीट हो सके। देन हमारा कम्युनिकेशन और टीम वर्क एनहांस हो सके, ये चीज़ देखनी है। देन वी हैव मेथडोलॉजी ऑफ एवेल्युएशन। एवेल्युएट करने की मेथडोलॉजी क्या रखी हमने। हमने एम्प्लॉयज से फीडबैक लिया थ्रू क्वेश्चन आवर्स, उनको पूरे क्वेश्चन आवर्स दिए जिनके ऊपर लोगों ने लिख के दिया। तो हमने फीडबैक लिया एम्प्लॉयज से, कंपैरिजन किया कि पहले ट्रेनिंग से पहले लोग कैसे काम करते थे और आफ्टर ट्रेनिंग लोग कैसे काम कर रहे हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट हमने सुपरवाइजर से रिव्यू लिया, रिपोर्ट ली कि आपके ऑब्जर्वेशन में किस एम्प्लॉय में क्या चीज़ अच्छी हुई आफ्टर द ट्रेनिंग। देन एनालिसिस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम का एनालिसिस हमने क्या किया। एनालिसिस हमने किया कि हमने एम्प्लॉय फीडबैक लिया। सबसे पहली बात, एम्प्लॉय फीडबैक में हमने देखा कि 85% एम्प्लॉयज़ ने ये जो ट्रेनिंग है उसको यूज़फुल बताया है, रेलिवेंट बताया है। और इस ट्रेनिंग के कंसेप्ट में उन्होंने बताया कि हमें ईजिली अंडरस्टूडेबल हो गया कि क्या हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें जाननी थी। तो ये ट्रेनिंग का कंसेप्ट हो गया। देन ट्रेनीज को नॉलेज मिली। देन उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या सजेशंस दिए कि इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ सेशंस, पहले से टाइम ज़्यादा बढ़ा सकते हो आप। उसके अलावा रियल लाइफ एग्जांपल ज़्यादा दो, स्टडीज़ ज़्यादा दो, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज ज़्यादा दो ताकि लोग अच्छे से वो कर पाएँ। देन वी हैव इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। लोगों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, हमने इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस देखी, लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली अबाउट द टास्क दे आर डूइंग। एरर रिस्क कम हो गया क्योंकि लोगों को जब किसी को एक अच्छे से काम आता है तो उसका एरर रिस्क कम हो जाता है कि वो इंसान गलत काम करेगा क्योंकि उसको ऑलरेडी सही काम करना आता है। उसके अलावा क्वालिटी इम्प्रूव हो गई हमारी चीज़ों की और एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका बेटर कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क अच्छा हो गया,
कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी शुरू कर दी अपनी अपनी जॉब की। लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट क्या मिला हमें। तो ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट में ओवरऑल वर्क कल्चर इम्प्रूव हुआ। ये जो ट्रेनिंग थी उसने अच्छी चीज़ें बताई लोगों को। बेटर कोऑर्डिनेशन आ गई डिपार्टमेंट्स के बीच में, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ गया, लोग बिजनेस टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। देन आता है लिमिटेशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की लिमिटेशंस क्या हुई? प्रोग्राम थोड़ी सी टाइम का था और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम थी, टाइम नहीं था इतना कि सबको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे पाए हर एक एम्प्लॉय को। देन लैक ऑफ पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, हर एक डिपार्टमेंट में पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग जो है वो हम नहीं दे पाए। देन फिर हम फॉलो अप नहीं कर पाए अलग अलग चीज़ों को जो रेगुलरली हमें करना चाहिए था। देन वी हैव रिकमेंडेशंस कि अब और क्या हम कर सकते हैं। अब हम एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग बना सकते हैं, मॉड्यूल बना सकते हैं, जिसमें किसी इंसान को उसके डिपार्टमेंट के ऊपर या फिर रोल के ऊपर ही चीज़ें पता लगेंगी। फोकस इंक्रीज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग दे सकते हैं लोगों को ताकि लोग फॉलो अप सेशंस लें और अच्छे से काम कर पाएँ। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा ये एबीसी लिमिटेड में हुआ था, जो लार्जली सक्सेसफुल रहा। एम्प्लॉयज़ की स्किल्स भी इंक्रीज हुई, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ये सारी चीज़ें सजेशंस हमें जो मिले ये हमने एंड में कंक्लूड करके लिख दिया। Now we have seventh question का C part, end part. Today email stands as a central component of business communication. आज के टाइम पे लोग ईमेल को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ये एक सेंट्रल कंपोनेंट बन गई है बिजनेस कम्युनिकेशन की विद इन बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड बिटवीन बिजनेस एंटरप्राइजेस के बीच में भी और अंदर भी ईमेल इज इम्पॉर्टेंट। तो हमें फीचर्स बताने हैं ईमेल के कि ईमेल के फीचर्स क्या होते हैं। सो फॉर दिस वी आर डिस्कसिंग सेवेंथ क्वेश्चन का सी पार्ट। पहले हमने लिख के डिस्कस किया था सिक्स्थ क्वेश्चन का सी पार्ट, यू कैन सी। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेवन क्वेश्चन का सी पार्ट। तो इसमें हमें सबसे पहले बता देना है ईमेल क्या होती है। इसके लिए यू कैन सी ईमेल एक ऐसी चीज है जो वाइडली यूज होती है, एक ऐसा टूल है जो बिजनेस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग द फीचर्स ऑफ ईमेल। फीचर्स ऑफ एन ईमेल, ईमेल के फीचर्स आप बताओ कि कौन से फीचर्स ईमेल में होते हैं। तो इसमें फीचर्स में वी कैन राइट कि ईमेल का फीचर क्या है, अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स इंस्टॉल कर सकते हो अपनी किसी भी चीज़ के ऊपर। किसी भी ईमेल के अंदर आप कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पीडीएफ फाइल, उन सब चीज़ों को आप एज़ एन अटैचमेंट यूज़ कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो और लोगों तक पहुँचा सकते हो। सेकंड यू कैन से ईज़ी स्टोरेज। को ईमेल के थ्रू एक स्टोरेज प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है जिसपे आप अपनी सारी इंटरैक्शंस को स्टोर कर सकते हो। सारी ईमेल्स डेट वाइज़ आपको पता होगा कब कौन-सी बात आपकी किससे हुई थी। देन मल्टीपल रेसिपिएंट्स, आप एक ही ईमेल मल्टीपल लोगों को एक ही टाइम पे भेज सकते हो, सिर्फ़ एक क्लिक और बहुत सारे लोगों के इनबॉक्स में वो ईमेल चली जाएगी। मल्टीपल रेसिपिएंट्स कैन रिसीव ईमेल्स फ्रॉम एट द टाइम। Then we have accessibility and convenience. We can say convenience over here. Convenience हो जाएगी लोगों को when we like हम एक ही क्लिक पे चीज़ें कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं, तो it is very convenient and accessible. देन हमारे पास एक रिटन रिकॉर्ड रहता है अबाउट द थिंग्स। जैसे मान लो अगर मैं आज आपसे कोई बात कर रही हूँ, मैं आपको कह दूँ नहीं नहीं मैंने तो ये पॉइंटर पढ़ाया ही नहीं था जब मैं पढ़ा रही थी। अगर आपके पास मेरे नोट्स होंगे जो मैं लिख रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ आपको, ये आप लिखते रहोगे, आपके पास वीडियो प्रूफ होगा, तो आप मुझे बता सकते हो कि वी हैव रिटन रिकॉर्ड, रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने ये पॉइंट बोला था, तो आप इस चीज़ को नहीं मना कर सकते कि मैंने ये पॉइंट नहीं बोला। देन अगेन सेम चीज़, ईमेल जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, मनी इफेक्टिव है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता ईमेल भेजने पे, आपको बस एक क्लिक करना है नेट के थ्रू और ईमेल चली जाती है।
नेक्स्ट बहुत ज़्यादा स्पीड है, स्पीडी प्रोसीजर है, इधर से भेजा 2 सेकंड में दूसरी साइड दिख भी जाता है। इट इज़ वेरी स्पीडी एंड इंस्टेंट डिलीवरी। इस ईमेल की इंस्टेंट डिलीवरी होती है और बहुत स्पीडी डिलीवरी होती है। हियर इज द रिटन मैटर फॉर ईमेल की ईमेल्स जो हमने पढ़ी है वो क्या होती है, पॉइंटर्स, ये सब इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। ईमेल के बारे में पहले हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी शॉर्ट 2-3 लाइंस में। देन वी हैव गिवन फीचर्स ऑफ ईमेल जो मैंने आपको बताए। स्पीड है, इंस्टेंट डिलीवरी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिटर्न रिकॉर्ड है, अटैचमेंट्स लग जाती हैं, मल्टीपल रेसिपिएंट्स हैं, ये सब चीज़ें हमने बता दी। एंड एट द एंड वी कैन से इन्हीं फीचर्स की वजह से ईमेल आज एक इसेंशियल इफेक्टिव टूल बन गया है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। लास्ट क्वेश्चन विच वी हैव टू डिस्कस इज एट्थ क्वेश्चन। इसके भी आगे वी हैव 3 पार्ट्स, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं। सो एट्थ क्वेश्चन में ए पार्ट दे आर सेइंग कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ऑफ द कंपनी THLC लिमिटेड, उनकी एक मीटिंग हुई 15 मार्च 2026 को एट 11 AM। उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया, ये पॉइंटर्स डिस्कस किए। मिनट्स के अप्रूवल, अप्रूवल ऑफ मिनट्स, प्रीवियस मीटिंग्स के मिनट्स के अप्रूवल लिए, उन्होंने रिव्यू किया एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, एक अपॉइंटमेंट दिखाई कंप्लायंस ऑफिसर के साथ, और कुछ बाकी बिजनेस किया। इसके लिए आपको मिनट्स ड्राफ्ट करने हैं बोर्ड मीटिंग के। तो सेम मिनट्स के लिए भी यू शुड ऑलवेज हैव अ फॉर्मेट जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये देखो। देयर इज अ ड्राफ्ट ऑफ मिनट्स इन THLC लिमिटेड। ये है हमारे जो मिनट्स का रिकॉर्ड है। ऊपर सबसे पहले हम लिखते हैं कंपनी का नाम THLC लिमिटेड, फिर लिखते हैं क्या है, इट इज़ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई है उसके मिनट्स है। डेट और डे लिखते हैं, 15 मार्च की डेट पे बनाया 11 बजे। वेन्यू हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का वहाँ पे हुआ। फिर लिखते हैं चेयरमैन के बारे में कि चेयरपर्सन था एक मिस्टर एक्स थे जिनको हमने चेयरमैन बनाया मीटिंग का, जिन्होंने चेयर ली। उसके बाद क्या हुआ, कोरम बनी, सब कोरम वाले लोग जितने थे वो प्रेजेंट, जितने भी लोग थे उन्होंने चेयरमैन को डिक्लेयर किया कि आप अपना काम करना शुरू करो, मीटिंग स्टार्ट करो। फिर एजेंडा आइटम्स पे बात हुई। पहली बात, कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग, पहले जो हमने डिसाइड किया था उसके बारे में डिस्कशन हुई, लोगों ने डिस्कशन किया, उसको कंफर्म किया सेम चीज़ को कि ये डिस्कशन हुई। देन न्यू प्रोडक्ट के लिए एक रिव्यू किया, जो लास्ट मंथ हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसकी परफॉर्मेंस, मार्केट में रिस्पॉन्स कैसा है न्यू प्रोडक्ट का, वो सब चीज़ें डिस्कस की। देन डायरेक्टर्स ने एक्सप्रेस किया कि सेल्स परफॉर्मेंस, कस्टमर फीडबैक और मार्केट एक्सेप्टेंस क्या है उस न्यू प्रोडक्ट की, वो देखा। देन हमने नोट किया कि प्रोग्रेस कितनी थी, क्या सजेस्ट हुआ, कैसे हमें प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी अलग अलग चैनल्स पे ताकि हम मार्केट में उसका शेयर बढ़ा सकें उस प्रोडक्ट का। देन अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, चेयरमैन ने एक बोर्ड में एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जिसने डिस्कशन के बाद अपने पॉइंटर्स बताए, रेजोल्यूशन लिया। रेजोल्यूशन में उसने कहा कि मैं अपॉइंट हो रहा हूँ एज अ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी फ्रॉम इफेक्टिव दिस डेट, इस डेट से, और कंडीशंस बताई बोर्ड के सामने। देन बाकी कोई भी बिजनेस हमने नहीं डिस्कस किया, नो अदर बिजनेस वाज डिस्कस्ड, यही पॉइंट्स थे जो डिस्कस हुए हैं। लास्ट में हम लिख देंगे वोट ऑफ थैंक्स एंड कंक्लूजन कि थैंक यू, आपने हमारा पूरा मिनट्स बोर्ड समझा और पढ़ा। देन देयर आर बीइंग नो अदर बिजनेस इन द कंपनी एट द मीटिंग, तो वोट करके हमने कंक्लूड कर दिया। एंड में नाम आ जाएगा चेयरमैन का मिस्टर एक्स और डेट आ जाएगी 15 मार्च 2026। तो ये थे हमारे मिनट्स फॉर द क्वेश्चन। मिनट्स बनाना इजी है, एज पर आप जल्दी से चीज़ें समझ जाओ तो वो बनाना इजी है। आप उसका बस फॉर्मेट याद कर लो, इट विल बी easier फॉर यू गाइज। नेक्स्ट वी हैव बी पार्ट। मिस्टर XYZ इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट टिकटॉक लिमिटेड। कोई इंसान है मिस्टर XYZ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है किसी ऑफिस में जिसका नाम है टिकटॉक लिमिटेड। वो स्टेशनरी आइटम्स मंगवाना चाहता है फ्रॉम गणेशा
एंटरप्राइजेस अपने ऑफिस के लिए पेन्स 50 पैकेट, नोटपैड्स 100, बॉक्स फाइल्स 50, स्टिकी नोट्स 100, एनवेलप्स 5 पैकेट्स। तो आपको एक ईमेल लिखनी है, रिक्वेस्ट करना है कोटेशन कि आप हमें मनी बताओ, इतनी सारी चीज़ें आप कितने मनी में दे दोगे। लेकिन आपको क्लियरली कंटेंट बताना है ईमेल का, और ड्राफ्ट करनी है एक ईमेल ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड। इसके लिए भी सेम हमने ईमेल बनानी है। ईमेल का फॉर्मेट हमें पता होगा, जिन्होंने ईमेल ऑलरेडी भेजी है किसी को एट द पीसी, गूगल, जीमेल पे किसी को भी भेजिए, उनको पता होगा। तो ईमेल के फॉर्मेट में सबसे पहले वी राइट डेट, कौन सी डेट है, फ्रॉम एक्स वाई जेड इस बंदे ने भेजी है, टू एबीसी इस इंसान को जा रही है। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन फॉर स्टेशनरी आइटम्स इन बल्क। हमें बल्क में अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी आइटम्स चाहिए, उसके लिए मुझे कोटेशन चाहिए, वो कोटेशन मैं जानना चाहता हूँ। देन डियर सर और मैम, देन आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। ये मैसेज आपको अच्छे से मिल गया। मैं ये कहना चाहता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ टिकटॉक लिमिटेड कि आप एक कोटेशन बना के दे दीजिए अपनी सप्लाईज की फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, जो हमें अपने ऑफिस में काम के लिए चाहिए होती है। आइटम्स की लिस्ट दे दी, पेन जितने चाहिए, नोट पैड जितने चाहिए, जितना आपका क्वेश्चन में लिखा था उनकी लिस्ट दे दी। देन बोला हमें फटाफट से आप काइंडली प्रोवाइड अस डिटेल्ड कोटेशन। कोटेशन बता दो जिसमें आप लिखोगे यूनिट प्राइस अपने हिसाब से कि कितने का एक यूनिट पड़ता है, टोटल कॉस्ट उसकी कितनी बनी, एप्लीकेबल डिस्काउंट्स कि हम अच्छे से इतना सारा सामान इकट्ठा ले रहे हैं तो कौन से डिस्काउंट्स एप्लीकेबल हैं, डिलीवरी चार्जेस अगर कोई लगेंगे, और डिलीवरी टाइम कितने टाइम में आ जाएगी, पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीज़ें आप कोटेशन में लिख के हमें भेज दो। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी कोटेशन जल्दी से जल्दी भेजो ताकि हम प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकें। अगर आपको और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमें प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन, आपकी कॉपरेशन के लिए थैंक यू। हम आपके प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। एंड में लिख देंगे योर्स फेथफुली मिस्टर एक्स वाई जेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टिकटॉक लिमिटेड, और अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे जिसपे वो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ दे वांट। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सैम्पल पेपर, इसके बाद हमारा मैराथन ओवर होने वाला है फॉर दिस सब्जेक्ट। सो ये क्वेश्चन है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मेंबर्स कांटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, अलग अलग पैटर्न ऑफ कांटेक्ट से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जा रही है किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क से। तो हमें बताना है कि कितने तरीके का कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल है, कितने तरीके का कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है इन द बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में क्वेश्चन है। तो सेम चीज हम करेंगे। सबसे पहले हम एट्थ क्वेश्चन का सी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क होता क्या है। व्हाट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क, क्या होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो वी कैन से कम्युनिकेशन नेटवर्क एक पैटर्न है, ऐसा पैटर्न है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन इधर से उधर जाती है। देन ये जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग मेंबर्स तक पहुंचती है इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इस इंफॉर्मेशन की वजह से हम क्विकली और एफिशिएंटली डिसीजंस ले पाते हैं, मैसेजेस को इधर से उधर भेज पाते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क की कि कितने तरीके के कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं। तो टाइप्स में हमारे पास चार तरीके के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं। पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। दूसरा है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। थर्ड है हमारा सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। एंड फोर्थ वन वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। Now, as the name suggests,
फॉर्मल मीन्स जो चीज़ें फॉर्मली हो रही हैं, ऑफ़िशियली हो रही हैं, ऑफ़िशियली कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी जा रही है, इट इज़ नोन एज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन का थिंग, जिसमें हमारे पास आगे 2 तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। पहली आती है वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा आता है हॉरिज़ॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल जो हमारा कम्युनिकेशन है, उसके अंदर हम बात करते हैं टू डिपार्टमेंट ऐसे करके बात करते हैं। नीचे वाला डिपार्टमेंट, ऊपर वाला डिपार्टमेंट, टॉप मैनेजमेंट ऐसे बात करते हैं। और जो हॉरिज़ॉन्टल कम्युनिकेशन है, वो होता है सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज़ में, कि सेम लेवल के एम्प्लॉइज़ एक-दूसरे के साथ जब बात करते हैं, उसको हॉरिज़ॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इनफॉर्मल का मतलब वही इनफॉर्मल जो कहीं पे भी इंफॉर्मेशन किसी के थ्रू किसी को भी जा रही है। फॉर्मल में सिस्टमैटिक वे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इन्फॉर्मेशन जाएगी, बट इनफॉर्मल में कहीं से भी किसी को भी इन्फॉर्मेशन जा रही है। इसको बेसिकली हम ग्रेप वाइन पैटर्न में बोलते हैं। ग्रेप वाइन पैटर्न के अंदर वी हैव सिंगल थिंग, कि सिंगल स्ट्रांच, इसके अंदर एक ही इंसान बाकी लोगों को बातें बता रहा है। नेक्स्ट वी हैव गॉसिप चेन, जब एक इंसान, 2 इंसान बहुत सारे एक-दूसरे के साथ गॉसिप कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी चेन, कि प्रोबेबिलिटी है कि कोई इन्फॉर्मेशन आगे किसी तक जा भी सकती है और प्रोबेबिलिटी है कि नहीं भी जा सकती। देन वी हैव क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन, जब हमें पता है कि कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल है जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ हर एक बातें शेयर करते ही हैं, दैट इज अ क्लस्टर, कि वो हमेशा इकट्ठे रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन। सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एक लीडर होता है हमेशा। वी शुड हैव अ लीडर जो आगे लोगों को चीज़ें बताता है, व्हील फॉर्म में और चेन फॉर्म में। हो सकता है चेन फॉर्म में चीज़ें जा रही हैं, नीचे, 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 नीचे आपको चीज़ें बताई जा रही हैं या ऐसे बताई जा रही हैं, और व्हील फॉर्म में भी हो सकता है जिसमें एक मेन लीडर बीच में बैठ के सबको व्हील की तरह चीज़ें बता रहा है। देन वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड चैनल। डिसेंट्रलाइज्ड चैनल में कहीं की भी इंफॉर्मेशन कहीं जा रही है, कोई लेना-देना नहीं है, जैसे सारे चैनल्स को मिक्स कर देना और एक सर्कल चैनल बना देना, जहाँ पे कोई इंसान किसी डिपार्टमेंट का है, कोई इंसान किसी डिपार्टमेंट का है। डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं और कैसे वो काम कर रहे हैं। फॉर आंसर आई कैन शो यू ओवर हियर, कि देखो, पहले हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में बात की, क्या होता है, कैसे हम उससे काम करते हैं। देन टाइप्स, फॉर्मल, उसका मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, उससे क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, रिलायबिलिटी बनी रहती है, ये सारे उसके फीचर्स हैं। देन इनफॉर्मल, इनफॉर्मल को ग्रेपवाइन भी कहा जाता है, अनऑफिशियल तरीका है, एक इंसान सबको बता रहा है, बहुत सारे इंसान गॉसिप कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी चेन है, इसके पास जा सकती है इन्फॉर्मेशन या नहीं। लास्ट इज क्लस्टर चेन है, कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। बट ये जो इनफॉर्मल चीज़ है वो फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन इससे र्यूमर्स फैलती हैं, तो हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। देन वी हैव सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क में सारे कम्युनिकेशन फ्लो करते हैं, बट वी हैव अ लीडर, एक अथॉरिटी पर्सन होता है जो चेन या व्हील फॉर्म में चीज़ों को करता है, फीचर्स लेता है, क्विक डिसीजंस लेता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखता है चीज़ों पे। लास्ट वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क में कम्युनिकेशन फ्रीली जाती है सारे मेंबर्स तक ऑर्गेनाइजेशन के, और सर्कल पैटर्न में या बाकी पैटर्न में ऑल चैनल्स को मिक्स करके जा सकती है। इससे होता क्या है, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है, लेकिन डिसीजन लेट लिए जाते हैं। सेंट्रलाइज में डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं। और ये जो डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज होते हैं, एक बैलेंस बनाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए। आई होप आपको फर्स्ट मैराथन समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क अस इन द comment section. Thank you for your valuable time. Stay connected with CS Ninja. Subscribe our YouTube channel for staying updated with us.